जिस प्रकार से मैंने 28 तारीख को देखा था, जिस प्रकार से पूरी डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, एडीएम खड़ा था और नंद किशोर विधायक अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडे लेकर आया, बोला इनको मारो, पुलिस वाले हम भी मारेंगे। तब मैंने सोचा, मैं रोया, मैंने भी उस रात को रोया कि इसी लोकतंत्र के लिए मैंने 31 साल सरहद पे गुजारे थे, क्या यही लोकतंत्र है? जिस तरह से संविधान के पन्ने फाड़े जाते थे, मुझे बहुत दुख हुआ। आज जिस प्रकार से हमारी लाइटें काट दी गई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे 144 बैठे हुए 144 धारा लागू यहाँ पे, जिस प्रकार से पानी बंद कर दिया गया, शौच की व्यवस्था छीन ली गई, जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था छीन ली गई, हम आहत हैं। क्या इसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने सरहद पे अपनी ड्यूटी रात दिन एक किया? तो निश्चित रूप से आहत हूँ मैं, लेकिन मैंने वहाँ देश को बचाने की कविता है कि अगर जिंदा हो तो दिल्ली के संघर्षों में आ जाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग दिल्ली के संघर्षों में आ जाओ। ये कोई जात पात, कोई धर्म का नहीं है, एक हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये मैसेज मैं दे रहा हूँ युवाओं को जो बैठे हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ जाओ। किसी काले कौए को दे दो वो वोट आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत दो, निश्चित रूप से। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और देश की सच्चाई भी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा पूर्व सैनिकों से, जो कि देश की पूरी बागडोर जिनका हाथ में होती है और हमेशा से इन्होंने देश की रक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है। क्या ऐसी वजह रही कि लगातार जब से 105 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है तो पूर्व सैनिक भी आंदोलन में शामिल हैं? और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मैं ये भी एक सवाल करूँगा कि बंगाल के अंदर जिस तरह चुनाव हो रहे हैं और एक चुनावों ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है और दंगे जैसा माहौल बनाना शुरू हो गया है, मतलब होना शुरू हो गया है, तो पूर्व सैनिकों की क्या नज़र है? क्योंकि ये लोग सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे हैं और देश की रक्षा करते हैं। इसी में चुनाव भी आते हैं, इसी में सब तरह की बातें आती हैं जिसमें सैनिक बलों का, यानी कि पूर्व सैनिकों का और मौजूदा सैनिकों का बड़ा योगदान रहता है। सर, स्वागत है आपका दोनों एक साथ न्यूज़ चैनलों के अंदर, देश की सच्चाई भारत न्यूज़ में। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे, एक तो अपना परिचय दीजिए मुझे। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। सर, जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। अच्छा सर, मुझे थोड़ा ये बताइए कि जिस तरह से 105 दिन आंदोलन को हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि शुरू से ही आप आंदोलन के साथ हैं, क्या ऐसी वजह रही और क्या ऐसी सोच रही कि भाई आप आंदोलन का साथ दें, यानी कि किसानों का साथ दें आप? देखिए कि किसान आंदोलन नहीं रह गया है, ये जो है कि देश बचाओ आंदोलन है। और जब देश बचाओ आंदोलन होगा तो इसमें पूर्व सैनिकों को आना पड़ेगा। ये इतिहास है कि इसके पहले कभी भी पूर्व सैनिक आंदोलन में नहीं आए। अभी हमको इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि अभी देश जो है कि देश की आज़ादी खतरे में है, देश के किसान खतरे में है और भ्रष्टाचार, अत्याचार, तानाशाह, बेरोजगारी, ये सब देख रहे हैं कितना बढ़ती जा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई बाकी जैसे कि और भी संस्थाएं होती हैं, रिटायर यानी कि पुलिस होती है, उसके साथ साथ जैसे कि भाई नेवी में भी होते हैं, और भी संस्थाएं बहुत सारी होती हैं जो सरकार से जुड़ी होती हैं, तो उनके जो रिटायर लोग हैं वो भी आंदोलन में शामिल हो? बिल्कुल, सारे हैं इसमें। हमारे वेटरन्स एसोसिएशन में सभी हैं, जो भी बेल्टधारी रिटायर हुए हैं। हाँ। सभी हैं। इसके अलावा जो है कि देश के प्रति समर्पित लोग भी हैं। हाँ। तो सब इसमें शामिल हैं। और इसमें जो है कि अभी हम ये मांग करते हैं कि ये जो है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन बहुत हो लिया। हाँ। एक सरकार दूसरे सरकार को चार्ज देती है, बाकी भ्रष्टाचार, तानाशाह कुछ भी कम नहीं होता है, बेरोजगारी कुछ भी कम नहीं होती है। क्यों संविधान पर विश्वास नहीं? कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव इसलिए करना पड़ेगा, आप देखिए अभी इन्होंने सभी का पेंशन बंद कर दिया। इन्होंने 31 साल नौकरी किया है। हाँ। और सैनिक बल जो है 60 साल नौकरी कर ले, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। अच्छा, नेतागढ़ 5 दिन के लिए बैठ जाता है। हाँ, उसको पेंशन चालू हो जाता है। जी। अच्छा, एक नहीं, अगर जो एक बार जीत गया एमएलए में तो एमएलए का भी बन गया। दूसरा बार एमपी बन गया तो वो भी मिल गया। अगर 3-4 बार भी बढ़ता है तो 3-4 बार मिलता है। 20 साल में उसको 4 बार मिल जाएगा। हमारा एक सवाल आपसे ये है कि जब कोई सी भी सर्विस हो, भारत सरकार की दी हुई कोई सी भी सर्विस हो, आप भी सर्विस में रहे हैं। बिल्कुल। जब सर्विस में रहते हैं तब बहुत सी बातें जो आप लोग सही कर सकते हैं व्यवस्था में रहकर, तब इनके ऊपर ध्यान जाता है या नहीं जाता है? नहीं, देखिए सर्विस में रहते हुए सही कर सकता है, लेकिन सही करने दिया नहीं जाता है सरकार के द्वारा।
कहीं भी सारे संस्थानों में ऐसा कोई भी सर्विस वाला नहीं है जो यहाँ मुंह खोल सके। अभी भी आज भी और पहले भी, यहाँ तक कि सैनिक में जो है ना, सैनिक में कार्यरत हैं वो भी मुंह नहीं खोल सकते हैं। हम तो अभी आज़ाद हो गए, रिटायर हो गए हैं, इसलिए हमने देश के लिए मुंह खोल रहे हैं, देश बचाने के लिए मुंह खोल रहे हैं, क्योंकि तो ये सब ढकोसला है, मौलिक अधिकार, देश आज़ाद, बिल्कुल नैतिकता का आधार, ये सब ढकोसला लगता है। बिल्कुल ढकोसला है। अभी तक हमारे को पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है। अगर जो पूर्ण आज़ादी मिली होती तो इस तरह से तानाशाह नहीं होते, लोकतंत्र को दबाया नहीं जाता। ये देखिए 105 दिन आप बोल रहे थे ना, 105 दिन से हम रोड पर बैठे हैं। जी, जी। सरकार इसके बारे में सोच रही है। 270 किसान से ज़्यादा शहीद हो गए, उनके बारे में एक बार संवेदना व्यक्त किया, दुख प्रकट किया, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से अभी हमको ये लगता है कि देश में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, जहाँ से कि अभी अच्छाई आए और तानाशाह खत्म हो। आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। ये बताइए, आप जब आप सर्विस में थे तब आपको ये महसूस होता था कि भाई हम सही देश की यानी कि देश की हिफाजत कर रहे हैं? जय हिंद। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज इनकलाब गूंज उठा है। निश्चित रूप से जब हम नौकरी में थे तब भी हमारे अंदर में दिल था ये चीज़ें, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज हम बेबस हैं। हम भी भारतीय संविधान के दायरे में जीना चाहते हैं, मगर अभी भी सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन में 1825 का ब्रिटिश कानून लागू है। जबकि अगर कोई एक, चाहे प्रधानमंत्री चोरी करे, चाहे एक आम आदमी चोरी करे, एक ही धारा लगती है, लेकिन हमारे फोर्स में 2 धाराएं लगती है। निश्चित रूप से आज भी जितने भी सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन है, वो इनके जैसे अंग्रेज बूट पे रखते थे वैसे बूट पे रखते हैं। अगर हम कुछ ही बोलते हैं सस्पेंड कर दिया जाता है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। जैसे बहुत से आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो ऐसे पीड़ित में जैसे लाइक दैट तेज बहादुर यादव जी। तेज बहादुर को ने दाल की शिकायत कर दी जी, और हाई कोर्ट ने माना, हाई कोर्ट ने कहा कि एक जो है सैनिक ने एक दाल रोटी ही तो मांगी थी, आपने उसकी रोटी छीन ली। जी, ये तो निश्चित था कि हमारे दिल में होता था, एक प्राउड होता था। हम कई दिन खान नहीं खाते थे, बर्फ लेटे रहते थे। ये तो था हमारे दिल में कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं देश की, बिल्कुल दिल में तमन्नाएं थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभावित होते थे, हमारे मोराल पर असर पड़ता था। जिस प्रकार सरकार का बिहेव था, हमें पेंशन नहीं, हमें शहीद का दर्जा नहीं, खासकर मैं पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमें और भी चीज़ें नहीं थी। जिस प्रकार से मैंने 28 तारीख को देखा है, जिस प्रकार से पूरी डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, एडीएम खड़ा था और नंद किशोर विधायक अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडे लेकर आया, बोला इनको मारो, पुलिस वाले हम भी मारेंगे। तब मैंने सोचा, मैं रोया, मैंने भी उस रात को रोया कि इसी लोकतंत्र के लिए मैंने 31 साल सरहद पे गुजारे थे। क्या यही लोकतंत्र है? जिस तरह से संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे थे, मुझे बहुत दुख हुआ। आज जिस प्रकार से हमारी लाइटें काट दी गई हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे 144 बैठे हुए 144 धारा लागू है यहाँ पे, जिस प्रकार से पानी बंद कर दिया गया, शौच की व्यवस्था छीन ली गई, जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा व्यवस्था छीन ली गई, हम आहत हैं। क्या इसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने सरहद पे अपनी ड्यूटी रात दिन एक किया? तो निश्चित रूप से आहत हूँ मैं, लेकिन मैंने वहाँ देश को बचाने के लिए ही किया। जी, पहले अब से लगभग 7-8 साल पहले अगर हम लोग भी कवर करते थे जी, अगर हम पत्रकार हैं तो हम ऐसा नहीं कि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कोई भी आंदोलन करता था तो उस आंदोलन का असर होता था। आज क्या उम्मीद लगाते हैं आप कि भाई असर क्यों नहीं हो रहा है, और क्या जानते हैं इस बारे में? नहीं, असर तो पूरा हो रहा है। बता रहा हूँ मैं ना, मैं साबित करना चाहता प्रमाणों के साथ। असर तो हो रहा है, बताता हूँ। लेकिन जब से सरकार आई, इसमें 2 प्रश्न उठे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस सरकार का एजेंडा चला जिस पर राष्ट्रपति पुतिन जो है, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उसी तरह इस देश में एक थोपा जा रहा है कि आजीवन लाइफ प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके सरकार के नीतियों के विरुद्ध जो भी बोलेंगे तो भारत टुकड़े गैंग। आपने देखा होगा इन 5-6 सालों में आपने इन नीतियों के विरुद्ध बोला, भारत टुकड़े गैंग, मतलब कि आप बोल नहीं सकते हैं। दबाया जा रहा था, आपको तमाम आंदोलन मिल जाएंगे, जो सारे आंदोलन लास्ट में सी वाला भी मुद्दा दबाया गया। तो निश्चित रूप से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है कि इस देश का लाइफ टाइम आरएसएस का कोई बने, मोदी जी आजीवन लाइफ। तो जो भी इनके नीतियों के विरुद्ध, चाहे गलत भी हो, अगर आप उसको अगर उसके खिलाफ बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपको भारत टुकड़े गए, आप देशद्रोही करा दिया। जिस प्रकार आपने देखा दिशा रवि का केस, जो भी करे राजद्रोह, तो कहीं ना कहीं उसको समेटा जा रहा था। लेकिन
आक्रोश जो दबा हुआ था 70 साल का, अब वो सड़कों पे आ गया है। आप कह रहे हैं कि मान नहीं रहे, मुझे बताइए इन्हीं किसानों को क्या कहा? नकली किसान कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, फिर क्या किया? इन्हीं किसानों से बात की। किसकी जीत हुई आंदोलन में? हमारी जीत हुई। फिर कहा कि इसमें काला क्या, बताइए। इन्होंने खुद 9 संशोधन किया। कौन जीता? ये आंदोलन जीता। फिर उन्होंने कहा कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच। फिर उन्होंने क्या किया? 1.5 साल बिल को होल्ड पर करने की बात कर रहे हैं। तो जीत कौन रहा है? आंदोलन जीत रहा है। इन्होंने किले लगाई थी, किले भी निकाल दी। जीत कौन कर रहा है? हम जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन कम ऐसे चीज़ों में धीरे धीरे 300 साल लगे अंग्रेजों से, तो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे आज़ादी मिल रही है। हम जीत की तरफ अग्रसर है। ये करोड़ों रुपए जो सड़क तोड़ने और कील ठोकने में लगा, किसका आदेश था इस काम को करने का? क्या ये भी जांच का विषय नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? अगर न्याय का सम्मान जाना चाहिए अर्नब गोस्वामी के ऊपर, लेकिन जा रहा है पत्रकारों और किसानों के ऊपर। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को बर्खास्त करेगा? तो इस देश में क्या, जब इसका मामला यूनाइटेड नेशन में जो मानव अधिकार का अध्यक्ष मिशेल जी ये कहते हैं कि पत्रकारों, सोशल मीडिया और पत्रकारों की तरफ जिस पर कार्रवाई की जा रही चिंता का विषय है, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है? तो सरकार जिस तरह से ये पैसे को जो पानी की तरफ बहा रही है, ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता में नहीं कुछ लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिल्कुल जिस तरह से कारपोरेट घर, भाई ये चुनाव में पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों ने, इन्होंने भी तो पैसे लिए देंगे कहाँ से? तो कारपोरेट घरानों के बंधक रख रखे हैं। छुछुंदर की हालत हो गई है। जब छुछुंदर को सर्प निगल लेता है, मुंह में लेता है, तब पता लगता है कि ये तो बहुत गंद है, खराब चीज़ है। अगर निगलता है, अगर बाहर फेंकता है तो अंधा हो जाएगा। अंदर तो ये इल्जाम हमारी समझ में नहीं आ पाता है जी कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री केयर फंड के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए पैसा दीजिए, भारत की जनता देती है। फिर ये इल्जाम कैसे लग रहा है कि भाई उद्योगपतियों से पैसा ले रखा है? जी मैं कहना जी मैं कहना चाहूँगा, अब कोरोना की, मैं $100 अरब उन्होंने विश्व बैंक से कोरोना के लिया था, $100 अरब रिजर्व बैंक से लिया। एक दिन सरकारी कर्मचारियों को पूरी पे ली। 2 साल से डीए बंद है, जीएसटी उन्होंने लिया। देश हित में कह रहे हैं कि जो तेल की वृद्धि करें, और तेल और एलपीजी, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पैसे। फिर उसके बाद जानते कितना खर्चा आता है? आप जानते मन की बात करने में कितना खर्चा आता है? पता हुआ आज तक कितना आया? कम से कम $7-8 अरब रुपए। तो कहीं ना कहीं जो उनका मूवमेंट होता है, जिस तरह से होता है, बहुत पैसे उनके चुनाव के लिए। जिस तरह मैंने बड़ी बड़ी रैलियाँ क्या होती है, उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ, बनारस से, क्या होता है, एक आदमी को पैसे मिलते हैं, गाड़ियाँ में कहाँ से पैसा आता है? तो ये पैसे कम पड़ जाते हैं। जो लाखों करोड़ों की भीड़ आती है कहाँ से? पैसे के ऊपर। वही आदमी उसमें जाएंगे तो सारी पार्टियां पैसे से खरीदे। पैसा फिर भी कम हो रहा है इन्होंने, तो उस पैसे को ऐसे इकट्ठा करके, और आप पूर्ववर्ती देखेंगे और उठा, देश क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को? देश की जनता क्यों नहीं समझ? धीरे धीरे समझ रही है। यही तो चीज़ है। 70 साल से धीरे धीरे। हाँ जी बिल्कुल। जन जागरूकता कैसे, जो ये आंदोलन अभी हो रहा है, जिस प्रकार से जन जागरूकता कभी हुआ आज तक? अब तो आम आदमी भी, हाँ, मैं नहीं जानता था किसान बिल क्या है, मैं भी समझ गया। C2+50 क्या है, मैं भी समझ गया। इसमें क्या, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब बात सिर्फ किसान बिल तक नहीं हुई है। मैंने पेंशन की बात की, 74 पेंशन लेते हैं, श्रम आयोग का देखिए, सारी चीज़ों, तो ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बातें और आगे जा रही हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है। जी अब आप पूर्व सैनिक हैं जी। बंगाल चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, फेमस तो बंगाली चुनाव हो रहा है। जी क्या आप लोग वहाँ के लिए भी कोई तैयारी करके बैठे हैं, जनता को कोई संदेश देने के लिए? जी बिल्कुल बैठे हैं कि वो बल्ली जी कविता है कि अगर जिंदा हो तो दिल्ली के संघर्षों में आ जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग दिल्ली के संघर्षों में आ जाओ। ये कोई जात पात, कोई धर्म का नहीं है, एक हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये मैसेज मैं दे रहा हूं युवाओं को जो बैठे हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आ जाओ यहाँ। दूसरी बात, किसी काले कौए को दे दो वो वोट आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत दो, निश्चित रूप से। क्योंकि जिस प्रकार से अड़ियल रवैया, जिस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र का हरण अपहरण चिरहरण किया द्रौपदी की तरह, और जिस प्रकार की नीति है, ये देश को उन्होंने पूरा बेच दिया है। रही बात हमारी और रणनीति, हम बंगाल भी जाएंगे। 13 तारीख को किसान, हम संयुक्त मुक्त मोर्चा किसान के इसमें हिस्सा है। 13 तारीख को टिकैत साहब की 2 रैली वहाँ पे है, और हमारी धमक हो गई है। जमीन इनकी है, धमक हमारी है। आगाज इन्होंने किया, अंत भारतीय लोकतंत्र हम करेंगे। एक बार उस शब्द को दोहरा दीजिए, किसको वोट दे दो और किसको ना दो, जो आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि काले कौए को वोट दे देना,
मेरे देशवासियों, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी जो हत्यारी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, जो पत्थर की हो चुकी है, जो लाशों पर बैठ के पुलवामा पर इन्होंने राज किया है, उनको वोट मत देना, चाहे किसी काले कौवे को दे देना। जी शुक्रिया।